नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर और चुनाव आयोग का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कल लंबी सुनवाई हुई इस पर। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग किस तरीके से आरोप है कि मनमाने तरीके से वोटर्स लिस्ट में बदलाव कर रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर निकाल रहा है। सुनवाई आज भी जारी रहेगी, उसके बाद इस पर कोर्ट अपना फैसला देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला आया है, ईवीएम से जुड़ा हुआ मामला, हरियाणा में पंचायत चुनाव से संबंधित है। उस पर भी बात करेंगे क्योंकि उसमें ईवीएम को लेकर जो तमाम आरोप लगते रहे हैं वो आरोप सही पाए गए हैं। क्या है वो मामला, उस पर बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर को लेकर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में मतदाता सूची को का एक तरीके से पूरी तरह उसको एक पुनरीक्षण उसका किया जा रहा है, उसका पहला चरण पूरा हो गया है। 65 लाख वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और इस सुनवाई को लेकर विपक्ष जो है, विपक्ष की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिन पर सुनवाई हो रही है और दूसरी ओर इस पर सड़कों पर उतरने की तैयारी भी विपक्ष ने कर ली है। सड़कों पर आपने देखा होगा संसद में 2 दिन पहले किस तरीके से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है और चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे थे विपक्षी सांसद। सभी विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया, बाद में उनको छोड़ा गया, लेकिन चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं दिया गया। संसद में इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार अपना पक्ष हर मंच पर रखने की कोशिश कर रहा है। और अब जो योजना बनी है 17 तारीख से पद यात्रा होगी बिहार में और ये पदयात्रा, इसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता शामिल होंगे। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर हरियाणा में पंचायत चुनाव से संबंधित फैसला दिया है, किस तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल होता है और किस तरह से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ईवीएम के परिणाम पर जो संदेह जताए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी किस तरह से साबित हुए, वो अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है। अमलेंदु जी, जिस तरह से चुनाव आयोग बार बार कई मुद्दों पर अपने ही जाल में फंस रहा है, अपने ही तर्कों में फंस रहा है, ये ईवीएम का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में पुराना मामला है, लेकिन उस पर आज फैसला आया है और 2 उम्मीदवारों को लेकर वो भी अब चुनाव आयोग जिस तरीके से जो बचाव के लिए अपने तर्क देता रहा है, एक तर्क उसका और भी ध्वस्त हुआ है। हाँ, ये मामला तो असल में समीर जी वैसे हरियाणा के पंचायत चुनाव का है और पंचायत चुनाव में बुआना लाखू गांव है, तो वहाँ का मामला है। 2 नवंबर 2022 को पंचायत चुनाव हुए थे और इसमें जो प्रतिवादी थे कुलदीप सिंह, उनको निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता जो अपील करता है मोहित कुमार, उन्होंने जो थी इन चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की और पानीपत के अतिरिक्त सिविल जज सह चुनाव न्यायाधिकरण ने 22 अप्रैल 2025 के एक फैसले में जो बूथ संख्या 69 थी उसके मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया। इसके आदेश के पालन में जो उपायुक्त सह निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने 7 मई 2025 को मतों की पुनर्गणना का निर्देश दिया। चुनाव प्राधिकरण के इस आदेश को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। इसके बाद मोहित कुमार ने ये अपील जो थी वो दायर की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई को ये मामला जब आया सर्वोच्च न्यायालय के सामने तो और ईवीएम के अन्य रिकॉर्ड इस पर पेश किए गए तो 3 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। तो उन्होंने अपने फैसले में जो था उन्होंने कहा कि एक बूथ के बजाय सभी बूथों की पुनर्मतगणना कराई जाए। आदेश में कहा गया कि इस मामले के विशेष तथ्यों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी पानीपत हरियाणा को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी ईवीएम को इस न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करें, जिन्हें महासचिव द्वारा 6 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे नामित किया जाएगा। नामित रजिस्ट्रार न केवल विवादित बूथ के बल्कि सभी बूथों के मतों की पुनर्गणना करेंगे। पुनर्गणना की विधिवत वीडियोग्राफी की जाएगी। याचिकाकर्ता के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 1 या उनके अधिकृत एजेंट पुनर्गणना के समय उपस्थित रहेंगे। न्यायालय ने 31 जुलाई को अपने आदेश में यह कहा। जी बिल्कुल, तो ये ईवीएम को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला है और ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, इन तर्कों को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने धराशायी किया है। और आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर बिहार में जो एसआईआर हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, उनकी सुनवाई कल से ही जारी है। आज भी उनकी सुनवाई है और अब से कुछ देर बाद सुनवाई शुरू
होने वाली है। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी सीधे आपको हम कोर्ट रूम से लाइव आपको दिखाएंगे, बताएंगे क्या कुछ कोर्ट रूम के भीतर चल रहा है, क्या दलीलें दी जा रही हैं पक्ष और विपक्ष की ओर से। और आपको बता दें सुनवाई शुरू हो चुकी है और आपको थोड़ी ही देर में उसमें आपको हम लाइव अपडेट देंगे कि इस समय वहां पर क्या हो रहा है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है एसआईआर को लेकर, और एसआईआर पर जिस तरीके से चुनाव आयोग घिरा हुआ है, चुनाव आयोग पर तमाम आरोप लग रहे हैं और कई मतदाता सूची में किस तरीके से गड़बड़ी हुई है, मृत लोगों को जीवित लोगों को मृत दिखाकर मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, बहुत सारे आरोप, ये सारे तथ्य रखे जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि केवल वकील ही नहीं बल्कि याचिकाकर्ता खुद भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है और जिस तरीके से अमलेंदु जी कल हुआ है, सुनवाई हुई है, जिस तरीके से जो तर्क रखे गए हैं, जिस तरीके से यहां पर इस पूरे इस प्रकरण में चुनाव आयोग और साथ में सरकार भी घिरी नजर आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की उम्मीद है। क्योंकि एसआईआर को लेकर जब इसको ये फैसला किया था चुनाव आयोग ने, महीने भर के भीतर उसने बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण का फैसला किया। तभी से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतनी जल्दी ये फैसला, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग ने समय से पहले उसको पूरा किया, समय से पहले पूरा जरूर किया, लेकिन उसमें किस तरह की खामियां रही उसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि कैसे मतदाताओं को बाहर करने की एक साजिश जो रची गई, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो सारी चीजें ग्राउंड पर होती हुई दिखाई पड़ी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद है। सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है और क्या कुछ कोर्ट रूम में चल रहा है वो हम आपको सीधे कोर्ट रूम से आपको पूरा अपडेट दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन ये एसआईआर को लेकर जो ये सुनवाई है, इस पर चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ है। और आपको बता दें कि अब से मुश्किल से 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इस साल के अंत में वहां पर ड्यू है अक्टूबर नवंबर में, और उससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का फैसला किया। इसके बाद ही इसको लेकर तमाम सवाल उठे, चूंकि ये एसआईआर का जो काम होता है ये इतनी जल्दी का काम नहीं होता है। 8 करोड़ मतदाताओं का एक पूरा परीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है, सारी चीजें देखी जाती है कि सही है कि नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसको 1 महीने के भीतर किया समय में, और बहुत सारे मतदाताओं को बाहर कर दिया मतदाता सूची से। और जैसी कि आशंका भी थी, ये कहा जा रहा था कि इसमें बड़ी संख्या में मतदाता बाहर हो जाएंगे, और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ही 65 लाख लोग बाहर कर दिए गए। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो मृत हैं, तमाम लोग दूसरे राज्यों में चले गए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2 जगह वोटर हैं। पर इन सारी खामियों को बाद में ये देखा गया कि ये बहुत सारे जगहों पर जो ये फॉर्म थे वो फॉर्म ही नहीं पहुंचे थे, और उसको बीएलओ यानी जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर होते हैं उन्होंने ही अपने आप भर दिया था। तो बहुत सारे सवाल इस एसआईआर को लेकर उठे हैं, और सबसे गंभीर सवाल जो चुनाव आयोग पर खड़ा हुआ है कि वो कैसे जांच सकता है किसी की नागरिकता को। नागरिकता जांचने का उसके पास अधिकार नहीं है। और यह कहा गया कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण कर रहा है एसआईआर चुनाव आयोग, वो दरअसल नागरिकता जांचने का ही एक तरीका है, यानी बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो महत्वपूर्ण सुनवाई आपको बस अब थोड़ी देर में ही हम आप कोर्ट रूम से सीधे आपको अपडेट करते हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है कोर्ट में। लेकिन कल जिस तरीके से इसमें सुनवाई हुई, दलीलें दी गई, और इसमें पक्ष की ओर से भी विपक्ष की ओर से यानी चुनाव आयोग की तरफ से भी जो वकील खड़े हुए, चुनाव आयोग ने कई सवाल उनसे पूछे, और जिस तरह से विपक्ष के सवालों से एक सहमति दिखाई चुनाव आयोग ने, उसको देखकर लग रहा है कि जो आरोप है वो आरोप सुप्रीम कोर्ट को भी किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ ऐसे लोगों को कोर्ट रूम में ही खड़ा कर दिया गया, कई लोगों को जो मतदाता सूची में मृत बताकर उनको बाहर कर दिया गया है, लेकिन वो जीवित हैं। कपिल सिब्बल जो विपक्षी लोगों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की ओर से याचिकाएं हैं, उनकी ओर से वो अपीयर हुए थे वकील के तौर पर। उन्होंने कहा कि कम से कम 12 लोग मेरे साथ हैं ऐसे जो उनको मतदाता सूची में मृत बताकर बाहर कर दिया गया।
तो इस तरह के तमाम आरोप, दस्तावेज इनके साथ, और अभी जिस तरह से कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान महादेवपुरा विधानसभा सीट में जो 1 लाख फर्जी वोटर्स का मामला आया है, जो राहुल गांधी ने उजागर किया, तमाम तथ्यों, दस्तावेजों की जांच कर, उनकी पड़ताल करके, उनको वेरीफाई करके, वो भी इस एसआईआर में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में पेश होगा, क्योंकि बहुत कई सारे ये जो है तो वहां पर मतदाता सूची में 1 लाख से ज्यादा वोटर एक ही विधानसभा में फर्जी तरीके से बना दिए गए। बहुत सारा उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है कि किस तरह एक ही मकान में 80-80 लोगों को वोटर बना दिया गया, और भी कई तरह वहां पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसको दिखाया राहुल गांधी ने। तो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कोर्ट रूम में, अब ये सुनवाई शुरू हो चुकी है, कि कृपया निर्णय देखें जिनका मैं उल्लेख कर रहा था। यानी अब अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो याचिकाएं दायर की गई हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से, एडीआर की ओर से, उनकी तरफ से वो पैरवी कर रहे हैं। और राकेश द्विवेदी है जो कि चुनाव आयोग की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। तो जो कुछ दलीलें दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट रूम में अभी क्या कुछ चल रहा है, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे, पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई है कि चुनाव आयोग में एसआईआर और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको लेकर जो आरोप लग रहे हैं कि पूरी की पूरी मतदाता सूची को ही बदल दिया गया है, अपने हिसाब से चुनाव आयोग ने बनाया है, बहुत बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स बनाए गए हैं और ऐसे लोगों के नाम निकाल दिए गए हैं जो वास्तव में वहां के मतदाता हैं। उन्होंने अभी साल भर पहले लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, लेकिन उनको, और लंबे समय से वोटर हैं, उन लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसे आरोप हैं जो तथ्यों के आधार पर लगा रहा है विपक्ष चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, तो यह मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अब देखते हैं, चूंकि कल की जिस तरह से सुनवाई हुई है उसको देखते हुए लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनावी प्रक्रिया में धांधली की शिकायतों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। खासतौर से तब जबकि वहां पर ऐसे लोगों को पेश कर दिया गया जिनको वोटर लिस्ट से मृत बताकर, डेड बताकर बाहर कर दिया गया है, जबकि वो जीवित है। कोर्ट के सामने सीधे पहुंच गए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील थे उन्होंने इसका प्रतिवाद किया और उन्होंने कहा कि ये यहां पर इस तरीके से ये नाटकीयता नहीं चलेगी, ये ड्रामा नहीं चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई ऐतराज नहीं जताया वहां उन लोगों को पेश करने पर। तो क्या कुछ कार्यवाही हो रही है इस समय सुप्रीम कोर्ट में चुनाव एसआईआर को लेकर? बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उस पर हम आपको अभी थोड़ी देर में कोर्ट रूम से अपडेट देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर अब विपक्ष सड़कों पर भी उतर चुका है। संसद से लेकर और चुनाव आयोग तक दिल्ली में मार्च किया गया, तैयारी की गई, लेकिन मार्च को रोक दिया गया, सांसदों को हिरासत में लिया गया और अब 17 तारीख से शुरुआत हो रही है एक पद यात्रा की बिहार में, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है और वहीं पर चुनाव आयोग ने एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू की है उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को यह आशंका है कि उनको मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है और 65 लाख लोग जो बाहर किए गए हैं उनमें से कई लोग परेशान हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर पहले से मतदाता सूची में शामिल थे, वोट देते रहे हैं, अब अचानक उनको बाहर कर दिया गया है। तो बहुत सारे इस पर सवाल हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट, अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर ही है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एडीआर ने एक और इस बीच में याचिका दायर की थी और कहा था कि जिन 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है उन 65 लाख लोगों का विवरण चुनाव आयोग दे कि ये कौन लोग हैं और ये भी बताए कि इनको क्यों बाहर किया गया है। तो और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार तक ही मांगा था कि आप जवाब दीजिए। शनिवार को एफिडेविट दिया चुनाव आयोग ने, लेकिन एफिडेविट में ये इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो उन 65 लाख लोगों का विवरण देगा जिनको बाहर निकाला है। कहा सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से उस अवमानना कहा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस पूरे विवरण को देने के लिए बाध्य हैं, आपको देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जवाब में अपने चुनाव आयोग ने कहा कि ना तो हम देंगे और ना ही ये देने के लिए हम बाध्य हैं। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मैटर है, बिंदु है जिस पर सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है और चुनाव आयोग को उस पर क्या निर्देश देता है आगे,
ये इन सब चीजों पर जानना इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और हमारे साथ राजीव रंजन जी आ चुके हैं और कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है राजीव जी और अमलेंदु जी से हम जानेंगे कि कोर्ट रूम में इस समय क्या दलीलें दी जा रही हैं। अभी हम देख रहे थे अपनी स्क्रीन पर कि अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे थे, यानी जो एडीआर और विपक्षी दलों की ओर से जो याचिकाएं दी गई हैं उनकी तरफ से उनका पक्ष रख रहे थे। और आगे क्या कुछ कहा है राजीव जी, आपके पास आते हैं कि अभी क्या चल रहा है और अभिषेक मनु सिंघवी इस समय अपनी दलीलें दे रहे हैं या फिर कोई और काउंसिल है जो अपनी बात इस समय सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया समीर जी आपका, और बहुत बहुत स्वागत आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं, ये कार्यक्रम देख रहे हैं। सीधे आपको हम बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कल 12 तारीख को सुनवाई की शुरुआत हुई थी एसआईआर पर। बिहार में एसआईआर पर बवाल मचा हुआ है और उसको लेकर एक नहीं बल्कि 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और 11 याचिकाओं के साथ साथ एक याचिका और एडिशनल लगाई गई एडीआर की तरफ से, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से। और इन याचिकाओं में साफ साफ यह कहा गया है कि यह जो प्रोसेस है यही गड़बड़ है, यही गलत है, इस पूरे प्रोसेस को रद्द किया जाए। इस पर रोक लगाने की डिमांड नहीं थी बल्कि रद्द करने की डिमांड थी। कल लगभग 5 घंटे की बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, फर्स्ट हाफ में 2 घंटे और सेकंड हाफ में 3 घंटा लगभग, यानी लगभग 5 घंटे की बहस आपने लाइव देखा होगा हमारे ही इसी चैनल पे। और आज भी अभी से थोड़ी देर पहले जस्ट अभी कहें तो सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है और सुनवाई में जो बात रही है वो अब अपनी दलील पेश कर रहे हैं यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी आपका स्वागत करता हूं, एक बार फिर स्वागत आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका। अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील, एक नहीं बल्कि 5 याचिकाओं की वकालत कर रहे हैं। वहां यहां पे वो टीएमसी की वकालत भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की वकालत कर रहे हैं, पीयूसीएल की तरफ से भी है, तो बहुत सारी याचिकाएं उनके पास हैं, उन याचिकाओं की वकालत। और उसमें जो बातें वो रख रहे हैं बहुत गंभीर बातें रख रहे हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से, यानी विपक्ष की तरफ से ये बात। और यहां पर सीधा घेरते हुए सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से अपनी दलीलें पेश करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो चुनाव आयोग पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। अमलेंदु जी क्या क्या हो रहा है जरा ये जल्दी से बताते हैं। हम कल जो कुछ हुआ हमारे तमाम साथी जानते हैं, बीच में समय मिलेगा तो रिकैप जरूर करेंगे कि क्या कुछ हुआ कल, लेकिन कल जो बातें आई थी उन्हीं बातों को अभिषेक मनु सिंघवी जो है आगे बढ़ा रहे हैं। क्या दलीलें पेश की जा रही हैं? राजीव जी, एक तो सबसे पहले आज अभिषेक मनु सिंघवी जब खड़े हुए अपनी दलील रखने के लिए तो उन्होंने उसी लाल बाबू हुसैन मामला जो है उससे ही शुरुआत की और उन्होंने झारखंड के 2024 का जो चुनाव था उसमें जो शपथ पत्र अपना दिया था चुनाव आयोग ने, उसका उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि 2024 में झारखंड मामले में चुनाव आयोग का हलफनामा देखिए जब वे बिहार में एसआईआर कर रहे हैं उस समय। और सिंघवी ने जो झारखंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 3 सितंबर 2024 को जारी जो हलफनामा था उसे पढ़ते हुए कहा कि जो उसके अंश पढ़े उन्होंने कि यह उल्लेख करना उचित है कि जिन मामलों में नागरिकता को लेकर संदेह है वहां ईआरओ निर्णय लेने से पहले गृह मंत्रालय सहित संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श कर सकता है। यदि ईआरओ अभी भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है तो उससे पहले लाल बाबू मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का संदर्भ लेना चाहिए। बिल्कुल यहाँ बता देना चाहता हूं कि वरिष्ठ वकीलों की टोली फिर से पहुंची हुई है यहां सुप्रीम कोर्ट में और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा चल रही है। जो चर्चा कल चली थी, जो दलीलें तथ्यों के आधार पर दी गई थी, पेश की गई थी, इस पूरे प्रोसेस को रद्द करने की डिमांड है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ने कभी और कतई यह डिमांड नहीं रखी थी कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन विपक्ष के नेता वरिष्ठ नेता नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं वो गोपाल शंकर नारायण, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, शादान फरासत, उनके अलावा प्रशांत भूषण, फिर कपिल सिब्बल, ये तमाम जो वरिष्ठ वकील हैं ये अभी इस वक्त कोर्ट नंबर 2 में जहां 2 जजों की बेंच बैठी हुई है, एक जज उसमें है जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे जज हैं जस्टिस जोय माल्या बागची, ये 2 जजों की बेंच इस पूरे मसले को सुन रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं अपनी बात रख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी लाल बाबू हुसैन मामले का हवाला दे रहे हैं। लाल बाबू हुसैन का मामला कल भी सामने आया था। लाल बाबू हुसैन का मामला यह था कि उनका नाम काट दिया गया था, लेकिन बाद में उनको जोड़ा गया, उनके नाम को जोड़ा गया। कैसे काटा गया, कैसे जोड़ा गया, क्या वहां पे वर्डिक्ट आया था, सब कुछ कल उन्होंने पढ़ के सुनाया था। आज फिर इसी
दूसरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि यह देखते हुए कि लोग पिछले चुनावों में मतदाता थे, उनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में थे और चूंकि उन्हें पुनरीक्षण के माध्यम से चाहे गहन हो या अन्यथा हटाने की प्रक्रिया का पालन किया जाना था। तो यहां पर सिंघवी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला वो देते हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग लाल बाबू हुसैन मामले की शपथ लेता है और यह शपथ कब लेता है, जब यह मामला आता है झारखंड के मामले का हलफनामा वो पेश करते हैं, झारखंड के मामले की शपथ लेता है, उसमें लाल बाबू हुसैन का जिक्र करता है और लेकिन जब यहां यह मामला आता है तो लाल बाबू हुसैन को किनारे कर देता है। यानी एक साथ दो रवैया, कैसे दोयम रवैया या दोगला रवैया जिसको कहते हैं वो कैसे आप कर सकते हैं, यही बात यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। अमलेंदु जी, ये यहां पर अभिषेक मनु सिंह भी बहुत ही गंभीरता के साथ अलग अलग राज्यों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। असम का जिक्र भी उन्होंने किया, जिक्र उन्होंने झारखंड का भी किया। और क्या कुछ चल रहा है जरा आप बताइए। हमारे साथी उधर समीर जी भी बने हुए हैं उधर न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे और वो वहां सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक साथी, हमारे वकील साथी जिनके थ्रू ये सारी चीजें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लंच के समय जब ब्रेक होगा तब हम जोड़ेंगे उनको और उनके जरिए भी आप तक बहुत कुछ बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा था जब वो कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट से जो टेक्स्ट आ रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां का आंखों देखा हाल भी हम आप तक बताएंगे। तो बनिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन अमलेंदु जी, क्या चल रहा है कोर्ट रूम में? हाँ राजीव जी, लाल बाबू हुसैन मामले का संदर्भ देते हुए और फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण है, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में आप जाएं तो वहाँ कोई न्यायाधिकरण नहीं है और कम से कम असम में तो वे वहाँ जा सकते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाँ, उन्हें हाई कोर्ट वगैरह जाना होगा लेकिन सिविल कोर्ट नहीं, चूंकि सिविल कोर्ट को इसका क्षेत्राधिकार नहीं है। यानी जिसका नाम कट जाएगा राजीव जी, उसको हाई कोर्ट जाना होगा, सिविल कोर्ट इसको इसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये जस्टिस सूर्यकांत ने खुद कहा। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि उनके हलफनामे का खंड ऐप भी देखिए, संबंधित दस्तावेज जो वर्तमान प्रक्रिया के साथ हैं कुछ चीज़ों से ओवरलैप करते हैं और आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया है। सिंघवी ने इस पर कहा कि एपिक कार्ड भी छूट गया है। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि हमें आधार से बहिष्करण का आपका तर्क समझ में आ गया है, लेकिन अगर दस्तावेजों की संख्या का मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है, उनके खिलाफ नहीं, उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करें जिनसे आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जो 11 दस्तावेज हैं ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि 11 दस्तावेज और दिए गए हैं। ये जस्टिस जो है माल्या बागची ने कहा राजीव। जी बिल्कुल बिल्कुल, 11 दस्तावेजों की बात, यानी यहां साफ साफ एक बात तो सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, अदालत मान रही है, वो ये कि यहां नागरिकता की जांच हो रही है, ये माना जाए, क्योंकि अब अभी तक की नागरिकता की जांच वाली बात, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बातों को दलीलों में के दौरान जो टिप्पणियां आई हैं उन टिप्पणियों को अगर देखें तो वोटर आईडी कार्ड बनवाना भारत की नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आपको वोटर आईडी कार्ड हम दे सकते हैं और इस आधार पर किसी भी रूप में नागरिकता आपको दिखानी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। और यहां पर वही जॉय माल्या बागची जो है वो अपनी बात कर रहे हैं। यहां पर अलग अलग एफिडेविट्स की बात हो रही है, EIC एपिक कार्ड की बात हो रही है, ये सारी चीजें यहां पे और खासकर ये अभिषेक मनु सिंह भी जो हैं वो दलीलें जो दे रहे हैं उन दलीलों में काफी दम दिखाई दे रहा है। यहां पर चाहे बागची हो चाहे जस्टिस सूर्यकांत हो, जस्टिस बागची जस्टिस सूर्यकांत थोड़ा सा यहां पर अपनी लिबर्टी और अपने हिसाब से जरूर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सवालों की बौछार उधर भी होनी है, अभी बाकी है, अभी चुनाव आयोग की तरफ से भी बौछार होनी है। लेकिन जब दस्तावेजों की बात हो रही है तो यहां पर साफ साफ चुनाव आयोग पहचान दस्तावेजों की संख्या बढ़ा रहा है, कह रहे हैं 11 से ज्यादा कर रहा है। हम आधार के संदर्भ में आपके बहिष्करण, आपका जो एक्सक्लूजन की बात है उसकी उस संबंधी तर्कों को भी समझते हैं, जस्टिस बागची कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इसे SIR तक दस्तावेजों के विस्तार के वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है। ये यानी आधार कार्ड को लिया जाए, बार बार जो कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उसी की बात यहां चल रही है कि आधार कार्ड को यहां शामिल किया जाए, आधार कार्ड के अलावा इसमें एपिक कार्ड को शामिल किया जाए, यानी वोटर कार्ड को शामिल किया जाए। ये बात यहां बार बार कही जा रही है और इसमें से ये कि 7 से अब 11 दस्तावेज हो गए, पहले 7 ही दस्तावेज मांगा जाता था, अब 11 दस्तावेज हो गए हैं। यहां पर दोनों जज जो हैं वो
चुनाव आयोग की बातों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बख्शी भी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, आप चुनाव आयोग की तरफ जो है बढ़ते हुए दोनों जज साहब नजर आते हैं, जबकि जस्टिस जयमाल्या बागची की ही जो जस्टिस सुधांशु धूलिया के साथ जो खंडपीठ थी, उसमें जस्टिस जयमाल्या बागची की टिप्पणियां उस समय जो थी वो आज की उनकी टिप्पणियों से एकदम विपरीत थी। बिल्कुल बिल्कुल, खासतौर से आधार कार्ड को लेकर और नागरिकता को लेकर बल्कि उन्होंने यही कहा था, यस हम समझ रहे हैं कि आप नागरिकता जांच रहे हैं, यस सिटीजनशिप, ये सेंटेंस उस समय उन्होंने इस्तेमाल किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट इस पे सहमत नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग नागरिकता जांच सकता है। लाल हुसैन बाबू मामला जो है उसमें साफ तौर पे कि सुप्रीम की एक बार अगर किसी व्यक्ति का आ गया तो आप नागरिकता नहीं जांच सकते। और वो 3 जजों की खंडपीठ का फैसला है राजीव जी, 3 जजों की खंडपीठ के फैसले को 5 जजों की खंडपीठ बदल सकती है, 2 जजों की खंडपीठ नहीं बदल सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और इस पर इसके बाद अब अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं मैं इससे असहमत हूं। बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 11 दस्तावेजों में से 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि मैं इससे असहमत हूं, ये हमको एग्जाम्पलरी जो है वो उस साइड लेके जाता है। और लेट मी एक्सप्लेन, कह रहे हैं कि क्यों मैं आपकी बातों से असहमत हूं वो आपको समझाना चाहता हूं। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी दोनों दस्तावेजों की सूची की तुलना करते हैं और झारखंड संशोधन बनाम बिहार संशोधन का यहां पर जिक्र लाते हैं। झारखंड रिवीजन वर्सेस झारखंड बिहार रिवीजन की बात करते हैं। और उसके बाद ये आधार की बात कर रहे हैं। आधार जो है सिंघवी कह रहे हैं आधार जो है उसको आउट कर दिया गया है, उसको बाहर कर दिया गया है और ये ठीक नहीं है। ये सबसे ज्यादा कवरेज वाला दस्तावेज है, यानी इसको सबसे ज्यादा लोग रखते हैं, सबसे ज्यादा लोगों के बीच आधार कार्ड है और आप आधार कार्ड को बाहर कर दिए। पानी, बिजली, गैस कनेक्शन इसको भी आप बाहर रख लिए, यानी कि पानी का कनेक्शन उसके जो दस्तावेज हैं, चाहे बिजली का कनेक्शन उसका जो दस्तावेज है, या आपके गैस का कनेक्शन जो है, बिजली, पानी, गैस, इसके कनेक्शन को भी आप नहीं ले रहे हैं। भारत का जो पासपोर्ट है कितने % लोगों के पास है? 1 से 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। इस हिसाब से संख्या के लिहाज से यह भी प्रभावित नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की बात यहां पे कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कह रहे हैं कि फॉर्म 6 के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होती है। फॉर्म 6 के लिए केवल डिक्लेरेशन की जरूरत होती है, लेकिन आप जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स और कितने लोगों के पास है? कह रहे हैं कि जमीन के कागजात आप मांग रहे हैं, कितने % लोगों के पास होगा? 5%, 6%, 7%, उससे ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा जिसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आधार है, यानी अभिषेक मनु सिंघवी यहां आधार कार्ड को लेकर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं कि मुझे इन दस्तावेजों में 11 दस्तावेजों में आधार भी शामिल करवाना है। ये कह रहे हैं, यहां रद्द करने की बात या इसको रोकने की बात ही नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि इस प्रोसेस को आप ठीक से कीजिए। इस प्रोसेस से आपने आधार को बाहर निकाला है, यह गलत है। अभिषेक मनु सिंह भी इस बात को लेकर आ रहे हैं, यहां बार बार वही बात लेकर आ रहे हैं कि आप इस बात यहां पे कह रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट तो दिया हुआ है, 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा दो। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा दो, आप भारत के नागरिक हैं, साबित हो जाएगा। तो उसी पे कह रहे हैं कि इनमें से इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा लोगों के पास है? एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो सबसे ज्यादा लोगों के पास है। क्या सबसे ज्यादा लोगों के पास है? वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड को आप शामिल कीजिए। कैसे शामिल कीजिए उसकी दलीलें पेश कर रहे हैं। यही है हम जी हाँ बिल्कुल यही है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आइटम नंबर 2 पर आपकी क्या राय है, इसमें किसी भी पहचान पत्र के बारे में लिखा है। तो सिंघवी ने कहा कि एपिक कार्ड सबसे अच्छा पहचान पत्र है, दूसरा आधार है, इससे बेहतर कार्ड और क्या हो सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग का जवाब कहता है कि पता नहीं चल सकता, क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन दस्तावेज है, लेकिन बिहार में इसका क्या मतलब है? क्रेडिट कार्ड बिहार में कितने लोगों के पास है? क्रेडिट कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड को आप मान रहे हैं और लेकिन बिहार में कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है? राजीव जी, हम लोगों को आसानी से नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड, बिहार में किसको आसानी से मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहां पे देखिए एक मजेदार तथ्य है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, क्रेडिट कार्ड का जिक्र यहां पे आ रहा है, लेकिन सवाल वही है कि आप यहां पर जस्टिस
सूर्यकांत ने पूछा कि आइटम नंबर 2, यहां जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में से दूसरे नंबर का जो डॉक्यूमेंट है, अभी आपके पास वो पूरी लिस्ट हम लेके आएंगे कि 11 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे गए हैं, उस आधार पे आपको हम बताएंगे। जरा मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ले आएं, और उसमें से जो दूसरे नंबर का डॉक्यूमेंट है उसकी बात पहचान पत्र के लिए, और ये बात हो रही है तो यहां पे दूसरे नंबर पे जो है वो आता है, उन सब की बात तो सिंघवी ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड सबसे अच्छा पहचान पत्र है। दूसरे नंबर पे है आधार कार्ड। इससे बेहतर कार्ड और क्या हो सकते हैं? मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग का जवाब कहता है जो कि पता नहीं चल सकता इस पे। क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन दस्तावेज है, लेकिन बिहार में इसका क्या मतलब है? आप क्रेडिट कार्ड का जिक्र कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इसकी क्या जरूरत, क्या मतलब इसका? यह बात यहां पे कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर अपनी बात रखते हुए और इन बातों में अपनी दलीलों के आधार पर ये यहां पर यह बताते हुए कि चुनाव आयोग जिन डॉक्यूमेंट्स को मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामान्य उसमें नहीं है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब की बात कर रहे हैं आप, लेकिन कौन कितने % लोगों के पास है यह भी देखना होगा। और पासपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, कितने % लोगों ने पासपोर्ट बनवाया है? उन गरीबों की बात आप कीजिए जिनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन कम से कम आधार कार्ड तो है। तो आधार कार्ड के दम पे आप क्यों नहीं इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आधार कार्ड को आप बिल्कुल बाहर क्यों करना चाहते हैं? अभिषेक सिंघवी यही बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल राजीव, अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे हैं बार बार कि आधार कार्ड और एपिक कार्ड दोनों को जोड़िए, और दोनों महत्वपूर्ण कार्ड हैं और दोनों अधिकांश लोगों के पास हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों जो चुनाव आयोग ने बाहर कर दिए हैं, और इनके आधार पर बाकी कार्ड बन रहे हैं जो कार्ड आप स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि आप अगर जाति प्रमाण पत्र स्वीकार कर रहे हैं या निवास प्रमाण पत्र कर रहे हैं तो उसके लिए आप आधार दे रहे हैं, आधार आपका उसमें जुड़ रहा है, और लेकिन आधार यहाँ चुनाव आयोग में नहीं जुड़ रहा है। तो ये गजब जो है गोरख धंधा जो है वो चुनाव का चल रहा है। ये एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी का राजीव जी तर्क है, और वो बार बार जो है आधार और एपिक कार्ड को इसमें जोड़ने के लिए तर्क दे रहे हैं कि इनको दोनों को जोड़ा जाए। और फिर वो बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि बिहार में जो है ये सबसे अच्छा पहचान जो है एपिक कार्ड है और दूसरा आधार है, और इससे बेहतर कोई कार्ड नहीं हो सकता। क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन दस्तावेज है, लेकिन बिहार में इसका क्या मतलब है? बिहार में किसको क्या मिलेगा? और उससे पहले उन्होंने ये भी बताया राजीव जी कि आधार जो है वो इससे आपने बाहर कर दिया है, ये सबसे ज़्यादा कवरेज वाला दस्तावेज है। पानी का बिल, बिजली का बिल और गैस कनेक्शन ये आपने शामिल नहीं किए। इंडियन पासपोर्ट आपने रखा है जो कि 1 से 2% से भी कम कवरेज के पास है। संख्या के लिहाज से भी प्रभावित करने के लिए इसे बरकरार रख रहे हैं, लेकिन ये न्यूनतम दस्तावेज वाला कवरेज है, यानी 1% के आसपास जो है इसका कवरेज है। अन्य सभी दस्तावेजों का कवरेज 2 से 3% के बीच है। अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो दस्तावेज 5, 6, 7 बाहर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि बिहार में कितने लोग इसके योग्य हैं। बिहार में निवास प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है, और फॉर्म 6 के लिए केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की आवश्यकता होती है, जो कि आपने SIR में हटा दिया है। आप उसके साथ आप कह रहे हैं कि आपको ये दस्तावेज देने होंगे इस SIR में। ये उनका तर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे साफ साफ फॉर्म 6 आप जानते हैं चुनाव आयोग का फॉर्म 6 जो है वो नए वोटर्स के लिए है। अगर आप नए वोटर हैं, 18 साल आपकी उम्र हो गई है और आप वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म 6 भरेंगे। या आप पहली बार किसी भी उम्र में पहली बार वोटर बनना चाहते हैं, आप विदेश में रह रहे थे और आप लौट के वापस आ गए हैं और वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, तब भी आपको फॉर्म 6 ही भरना होगा। नए वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपको फॉर्म 6 भरना होता है, लेकिन फॉर्म 6 में जो डिक्लेरेशन है आपको वो डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। वहां ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं, लेकिन SIR में ये 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। और ऐसे भी आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपके पुराने हैं तो इस बेस पर आपके नए डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते, यानी इसी बेस पे आपका एपिक कार्ड बन जाता है, वोटर कार्ड बन जाता है। एड्रेस चेंज करवाना, कुछ और करना हो। लेकिन यहां पर अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं कि हो ये रहा है कि आप आधार कार्ड और एपिक कार्ड को छोड़कर बाकी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। 11 डॉक्यूमेंट्स, उसमें से बता दीजिए कितने % कौन से डॉक्यूमेंट किसके पास है, वो भी खासकर बिहार में। आप बात कर रहे हैं पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, आप राशन कार्ड तो खैर
है ही नहीं, आवास प्रमाण पत्र की ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स में से आप कितने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उपलब्ध करा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सब में आपने आखिर बिजली, पानी, गैस कनेक्शन की बात क्यों नहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स की बात क्यों नहीं की, आपने एपिक कार्ड की बात क्यों नहीं की, राशन कार्ड की बात आपने क्यों नहीं की, आपने बात आधार कार्ड की क्यों नहीं की, और खासकर आधार कार्ड और एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड, इन दोनों कार्ड्स की वैलिडिटी और इन दोनों कार्ड्स को यहां पर मान्य माना जाए, इसलिए यहां पर बार बार अभिषेक सिंघवी, डॉक्टर सिंघवी जो हैं वो बात कर रहे हैं, बार बार रख रहे हैं अपनी बात को कि इलेक्शन कमीशन जो है इन डॉक्यूमेंट्स को क्यों नहीं ले रहा है, इनको क्यों नहीं लेना चाहिए, ये बात आ रही है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, यही बात आ रही है कि इन डॉक्यूमेंट्स को चुनाव आयोग ने बाहर क्यों किया है, जबकि सबसे ज्यादा कवरेज वाले यही दो दस्तावेज हैं, आधार कार्ड और एपिक कार्ड। और राजीव जी, कल जैसे जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा था कि आप जाते हैं सिम कार्ड लेने के लिए, वहां भी आपको कोई दस्तावेज देना पड़ता है, तो सिम कार्ड मिलता है ना एपिक कार्ड के आधार पर, सिम मिलता है ना आधार कार्ड के आधार पर, तो यहाँ वो क्यों नहीं आप जोड़ रहे हैं। और फिर चुनाव आयोग खुद कह रहा था कि सब आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। आपको याद होगा राजीव जी, जब ममता बनर्जी ने सवाल उठाया वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का, तो चुनाव की तरफ से कहा गया कि आधार कार्ड से जोड़ेंगे, तब आप आधार कार्ड से जोड़ने की बात कह रहे थे, तो अब आपको क्या आपत्ति है आधार कार्ड से जोड़ने में। और जैसा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जयमाल्या बागची की जो अवकाशकालीन खंडपीठ थी, उसने ही कहा था कि भाई जो 11 दस्तावेज आपने दिए हैं ये भी नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है, तो नागरिकता का प्रमाण पत्र अगर आधार नहीं है तो बाकी जो 11 दस्तावेज है वो भी तो नहीं है नागरिकता के प्रमाण पत्र। तो कैसे आप कह देंगे सर इनके आधार पर नागरिकता मान ली जाएगी। मान लीजिए कि राजीव जी ओसामा बिन लादेन के पास गैस कनेक्शन आ जाए या ओसामा बिन लादेन के पास क्रेडिट कार्ड आ जाए यहाँ का, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा क्या? सवाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भारत का नागरिक, और सबसे बड़ी चीज आधार के बिना कुछ भी नहीं। आधार को पैन कार्ड से आपने जोड़ दिया, आधार को आपने बैंक आपके अकाउंट से जोड़ दिया, आधार के बिना आप एडमिशन, आप जाइए, आप मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं मैट्रिकुलेशन के लिए, यानी 10वीं परीक्षा आपको परीक्षा देना है तो उसके लिए भी, एडमिशन लेना है स्कूल में तो उसके लिए भी आधार चाहिए, हर चीज के लिए, 12वीं का एग्जाम देना है आधार चाहिए, किसी और कंपटीशन में जाना है आधार चाहिए, हर जगह आधार कार्ड चाहिए। लेकिन वोटर आईडी कराने के लिए, SIR के लिए चुनाव आयोग अब आधार नहीं मानेगा। तो ये कौन सी भाई, ये तो दादागिरी है। क्योंकि कल आप याद कीजिए, बृंदा ग्रोवर ने कल साफ साफ कहा कि नियम बनाना, ये नियम ही SIR के जो नियम बनाए गए हैं यही फर्जी हैं, ये नियम ही अवैध हैं, ये नियम संसद के नियमों का अतिक्रमण है। तमाम सांसद जो बैठकर संसद भवन में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो नियम बनाते हैं उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। ये बातें कल बृंदा ग्रोवर ने कही थी PUCL की तरफ से जब वो खड़ी हुई थी, तो आप याद कीजिए इसी याचिका में बृंदा ग्रोवर भी आज भी खड़ी होंगी अगर उनको मौका मिलेगा तो। लेकिन बहुत यहां महत्वपूर्ण बात कल एक और भी हुई थी कि आपने कहा, इसी बेंच ने यह कहा था कि आप कम से कम 15 ऐसे लोगों को ले आइए जिनके नाम मृतकों की सूची में चुनाव आयोग ने डाल दिया है, यानी जो मर गए हैं लेकिन जिंदा हैं, ऐसे 15 लोगों को इकट्ठा कर ले आइए तो हम इस प्रोसेस को रद्द कर देंगे। अब क्या हुआ, कल योगेंद्र यादव ने 2 लोगों को सामने खड़ा कर दिया और 15 लोग वेट कर रहे थे। टोटल 17 लोग आए थे, 17 ऐसे लोग आए थे जिनको चुनाव आयोग ने मुर्दा घोषित कर दिया, जिसको चुनाव आयोग ने मरा हुआ घोषित कर दिया। ऐसे 17 लोग आए थे, लेकिन हुआ क्या, 2 लोगों को खड़ा तो किए, बाकी चुनाव आयोग खड़ा होकर कहने लगा ये क्या नाटक है। अरे भाई, नाटक कर रहा है सामने वाला, चुनाव आयोग की जो कारस्तानियां है उसको सामने ला रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट है, ये नाटक घर नहीं है, ये नाटक का मंच नहीं है। नाटक नहीं कर रहे थे योगेंद्र यादव, सुप्रीम कोर्ट में वो उन्हीं दलीलों को पेश कर रहे थे, फुल प्रूफ पेश कर रहे थे जिसकी दरकार थी, जिसकी जरूरत थी, वहां पे वही तो कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग को यह नाटक लगा, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से। दिक्कत यह है अमलेंदु जी कि हम लोग इन बयानों को, इनके
तमाम बातों को हम रख तो रहे हैं, सारी चीजें बहस चल रही है। बहस में मजेदार चीज, अब देखिए फैसला कुछ भी आए, जज साहब थोड़ा सा इंक्लाइंड दिखाई देते हैं चुनाव आयोग की बातों की तरफ, दोनों जजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां जो इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों, इन चीजों को, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। कम से कम उन तमाम बातों को यहां लाया तो जा रहा है, यहां पे कम से कम यह दिखाया तो जा रहा है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है, लोकतंत्र को खोखला कैसे किया जा रहा है। यह तो कम से कम बताया जा रहा है इन वकीलों के जरिए, वरिष्ठ वकीलों के जरिए, कि देखिए हम नाक रगड़ रहे हैं, हम इनके सामने उन तमाम दस्तावेजों को, दलीलों को, तथ्यों को रख रहे हैं, उसके बाद भी हमारी दाल नहीं गल रही है, हम क्या करें। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। विपक्ष के जितने भी वरिष्ठ वकील खड़े होकर अपनी बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं, लेकिन ठीक है, फैसला किस तरफ जाएगा वो अपने को भी नहीं पता। मगर लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की हत्या का लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि जो कुछ हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये एक गवाह है। आने वाले समय में इस लाइव स्ट्रीमिंग को, जिसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसको भी एक दस्तावेज के रूप में आप जरूर रखिएगा कि लोकतंत्र को कैसे खोखला किया जा रहा है चुनाव आयोग के जरिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव आयोग के सामने अगर दो लोगों को योगेंद्र यादव पेश करते हैं जो जिंदा है, लेकिन चुनाव आयोग ने जिसे मुर्दा घोषित कर दिया, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 लोगों को ले आइए, वहां 17 लोग इकट्ठा कर दिए गए, उसके बाद भी जू नहीं रेंगती कान पे, तो क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र की हत्या ही तो कहा जाएगा। और वही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अमलेंदु जी आपने, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इन बातों को समझना और इन दलीलों को समझना जरूरी है। आगे क्या कुछ चल रहा है जरा हम आते हैं, सीधे कोर्ट रूम में चलते हैं। थोड़ी सी बात ज्यादा हो गई, लेकिन कोर्ट रूम में दलीलें पेश की जा रही हैं, दलीलों पे दलीलें चल रही हैं। आगे क्या कुछ हो रहा है? हाँ राजीव जी, जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि पेंशन भुगतान आदेश भी मान्य है, इसलिए अगर कोई सेवानिवृत्त है तो उसके पास पीपीओ के अलावा और कोई दस्तावेज नहीं है तो वे उस पर भरोसा कर सकते हैं, ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। इस पर एडवोकेट जो अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि मुद्दा ये है कि बिहार में अधिकांश लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे, हम असली प्रामाणिक छानबीन की बातचीत कर रहे हैं। 2001 से 2024 के बीच लगभग 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि या तारीख का उल्लेख है। सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट के आंकड़े सिर्फ 36 लाख हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानून में 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति को पासपोर्ट मिलने पर कोई रोक नहीं है। सिंघवी ने कहा कि जुलाई में ऐसी प्रक्रिया शुरू करने की क्या जल्दी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार में यह काफ़ी उत्साहजनक है कि 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट हैं। सिंघवी ने कहा कि 1% मतदाताओं के पास पासपोर्ट होगा और यह प्रक्रिया महिलाओं के खिलाफ है। और यही बात राजीव जी, महिलाओं के खिलाफ ये प्रक्रिया, ये कल योगेंद्र यादव ने भी अपनी दलील में कहा था कि 36 लाख महिलाओं के नाम आपने 31 लाख महिलाओं के नाम आपने काट दिए, कल योगेंद्र यादव ने बताया था। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां पर कह रहे हैं अभिषेक सिंघवी, डॉक्टर सिंघवी का कहना है कि मुद्दा यह है कि बिहार के अधिकांश लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं। हम असली प्रमाणिक छानबीन की बात कर रहे हैं। 2001 से 2024 के बीच लगभग 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2001 से 2024 के बीच बिहार में करीब 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि या तारीख का उल्लेख है, तो इस पे कह रहे हैं कि पासपोर्ट के आंकड़े 36 लाख हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बारे में और मटेरियल और डेट मेंशन्ड इन बर्थ सर्टिफिकेट मटेरियल, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है ये सब उस पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे फिर पासपोर्ट 36 लाख ही है। जन्म प्रमाण पत्र जो हैं इतने जारी किए गए हैं, लेकिन पासपोर्ट तो मात्र 36 लाख हैं। आप तो पासपोर्ट मांग रहे हैं, आप तो पासपोर्ट मांग रहे हैं, और जन्म प्रमाण पत्र आप मेरा भी, मेरे माता और पिता दोनों के मांग रहे हैं। कहां से आएगा? ये सारी बातें यहां रखी जा रही हैं। तो अलग अलग ढंग से यहां पर दलीलें पेश की जा रही हैं। अभिषेक सिंघवी, डॉक्टर सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो जस्टिस सूर्यकांत उन तमाम चीजों को लेके आ रहे हैं, उन तमाम चीजों को यहां पर रख रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि
एक पक्ष जो है यानी चुनाव आयोग लगातार लाइव है। हाँ, लगातार चुनाव आयोग लाइव है और जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि बिहार को इस तरीके से पेश ना कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य से है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व यहीं से है। अगर युवा आबादी प्रेरित नहीं होगी तो ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन माननीय जज साहब जो हैं, ये भी उनको मानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है, पलायन जो है, वो सबसे ज़्यादा वो भी बिहार में है। मजदूर भी सबसे ज़्यादा बिहार में है। तो सिर्फ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ही बिहार में नहीं है, सबसे ज़्यादा मजदूर भी बिहार में है, सबसे ज़्यादा पलायन भी वहाँ है और सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़े भी बिहार में है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक बात और भी कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत की, कानून में 50 साल की उम्र वाले जो हैं व्यक्ति को पासपोर्ट मिलने पर कोई रोक नहीं है। अगर कोई 50 साल की उम्र वाला है, उसको पहली बार वो पासपोर्ट बनवा रहा है तो इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं, यहाँ पासपोर्ट की बात जो 36 लाख पासपोर्ट है उसका जिक्र करते हुए ये बात आगे बढ़ी थी, क्योंकि अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि मात्र 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है बिहार में। इसके बाद सिंघवी कह रहे हैं कि जुलाई में आखिर क्या जरूरत थी, इस प्रक्रिया को शुरू करने की इतनी जल्दी क्यों थी, एसआईआर को शुरू जुलाई में ही क्यों किया गया, यानी 24 जून को नोटिफिकेशन आता है, 25 जून से लेकर जो आपने शुरुआत की है 25 जुलाई तक के लिए, जुलाई में इसकी क्या जरूरत थी। और लेकिन इससे पहले और उसके बाद जो है यहां पर पासपोर्ट की बात हो रही है। माफी चाहूंगा, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि बिहार में यह काफी उत्साहजनक है कि 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। इसी पर कह रहे हैं डॉक्टर सिंघवी की ये लगभग 1% मतदाताओं के पास पासपोर्ट होगा। यह प्रक्रिया महिलाओं के खिलाफ है, यह प्रक्रिया महिलाओं के खिलाफ है। पासपोर्ट मात्र लगभग 1% के पास होगा। तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं इस चीज को, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को वहां के मतदाताओं को डिमोरलाइज करने के लिए है, उनको निराश करने के लिए है। ये बात यहां सिंघवी कह रहे हैं। आगे और क्या कुछ चल रहा है? हाँ राजीव जी, आगे जो जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे पूछा जब ये तो कि भाई आप बिहार को ऐसे इस तरीके से पेश ना कीजिए, इस पर सिंघवी ने कहा कि हाँ, हमारे पास वहाँ से बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक वगैरह हैं, लेकिन ये सिर्फ एक वर्ग के लोगों तक सीमित हैं। बिहार में ग्रामीण बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, गरीबी से ग्रस्त इलाके हैं, उनके लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाने का क्या मतलब है? जो बात राजीव जी मैं अभी कह रहा था, यही बात उन्होंने कही। और इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा ये 13.89 करोड़ का आंकड़ा क्या है? सिंघवी ने कहा यह गलत ही होगा, चूंकि ये बिहार की पूरी आबादी से ज़्यादा है। जस्टिस बागची ने इस पर कहा कि ये आंकड़े उन्हें विभिन्न विभागों से मिलते हैं, चाहे वो राज्य की हो या दूसरे विश्वसनीय अधिकारियों से, इसलिए ये आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसलिए ढीले ढाले अविश्वसनीय आंकड़े हो सकते हैं। जो 13.89 करोड़ का जो बिहार का जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसको लेकर ये कह रहे हैं। बिल्कुल, बिहार की आबादी की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। और यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत ने पहले तो वही कि बिहार के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस हैं, आईएएस में के मामले में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिला का, इसी राज्य के का प्रतिनिधित्व है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, ये सारी बातें तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि बिहार के लोग हायर एजुकेशन में काफ़ी आगे रहते हैं, ये सारी बातें यहाँ कह रहे हैं। लेकिन सिंघवी कह रहे हैं कि हमारे पास वहाँ से बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक वगैरह हैं, लेकिन ये एक खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। बिहार में ग्रामीण है, बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाके भी हैं, गांव और बाढ़ग्रस्त इलाके काफी ज्यादा हैं जहां बाढ़ है, गरीबी से त्रस्त इलाके भी हैं। उनके लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाने का क्या मतलब है? ये जो 11 लिस्ट आपने बनाई है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई है, उन लोगों के लिए जो बाढ़ग्रस्त हैं, जो गरीबी से त्रस्त हैं, ग्रामीण इलाके में हैं, उनके लिए क्या जरूरत है? तो फिर यहां पर कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत कि ये आखिर क्या है, ये 13.89 करोड़ का आंकड़ा क्या है? इस पर सिंघवी कह रहे हैं कि ये गलत ही होगा, ये बिहार की पूरी आबादी से ज्यादा है। बिहार की आबादी 13 करोड़ के लगभग है और आंकड़ा आप बता रहे हैं कि इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये 13.89 करोड़ लोगों की बात आप कर रहे हैं। इस पर बागची कह रहे हैं कि अलग अलग विभागों से ऐसे आंकड़े आते हैं और उसकी विश्वसनीयता पर उतना सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। हो सकता है कि ये आंकड़े जो हैं थोड़ा अविश्वसनीय भी लगे, ये थोड़ा सफाई देने की कोशिश हुई है जस्टिस बागची की तरफ से। और ये आंकड़ों की बात हो रही है, 13.89 करोड़ जो डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं, अलग अलग ढंग के डॉक्यूमेंट्स, ये इन डॉक्यूमेंट्स का यहां पर जिक्र आ रहा था और यहां जस्टिस बागची अपनी बात रख रहे थे। और क्या है जी बिल्कुल राजीव जी, और अभिषेक सिंह ने कहा कि हमें एसआईआर पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव से कुछ महीनों पहले क्यों? इसे बाद में करवाएं, इसमें पूरा साल लग जाएगा। चुनाव आयोग 11 दस्तावेजों का हवाला देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है,
3 के स्रोत उन्हें आंकड़ों के पता नहीं, बाकी तो बेहद संदिग्ध और अप्रासंगिक हैं। ये 11 की सूची ताश के पत्तों की तरह है। ये आधार, पानी और बिजली के बिल की जगह लेते हैं। फिर चुनाव आयोग की नियमावली का हवाला अभिषेक मनु सिंह भी इस समय दे रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल, कह रहे हैं कि एसआईआर से हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव के महीने से पहले, चुनाव के 2 महीना पहले आपने इसकी शुरुआत क्यों की, इस पर आपत्ति है। इसे बाद में करवाइए, पूरा साल लग जाएगा, आप बाद में करवा लीजिए, अभी मत करवाइए। और चुनाव आयोग 11 दस्तावेजों का हवाला देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, चुनाव को प्रभावित कर रहा है, और इसलिए इसको, और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये बहुत संदिग्ध और अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक है, संदिग्ध है। ये 11 दस्तावेजों की सूची जो है वो ताश के पत्तों की तरह है। ये आधार, पानी, बिजली बिल, इन सब की जगह ले लेते हैं। इसलिए यहां पे चुनाव आयोग के, और उसके बाद चुनाव आयोग की ही जो नियमावली है, चुनाव आयोग के ही नियमा मैनुअल को यहां पर अभिषेक सिंघवी, डॉक्टर सिंघवी जो हैं वो रेफर कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और उसी का हवाला दे रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं इधर करनी और कथनी, आपकी नियमावली जो है, आपके जो नियम कायदे हैं जो बता रहे हैं वो कुछ और, आप जो बता रहे हैं, यहां जो दिखा रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो कुछ और है। कथनी करनी में फर्क क्यों है, ये बातें यहां पर अभिषेक सिंघवी रख रहे हैं। अमलेंदु जी जी हाँ, बिल्कुल अभिषेक मनु सिंह यही लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये केवल प्रतिस्थापन नहीं है, ये ओवरलैपिंग है। आपने आधार को जो है वो आपने इनकी जगह मतलब इसको कर दिया है, ये उनका कहना है साफ तौर पर कि आधार की जगह आपने जो अपने 11 जो दस्तावेज हैं इनमें से दे दिए। इन 3 के बारे में कहीं कोई सूचना है ही नहीं, होंगे भी कि नहीं होंगे, और 2 जो है वो बिल्कुल खाली है। ये उनका अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क है सीधा सीधा, और साफ तौर पर कहा कि हमें एसआईआर पर कोई आपत्ति नहीं, आप बिल्कुल कराइए, एसआईआर कराइए, लेकिन इसमें पूरा साल लगेगा, तो इसलिए आप इसे अब चुनाव के बाद करवाइए। पूरा साल जब इसमें लगना है तो आप कराइए बिल्कुल, लेकिन जो 11 दस्तावेजों का है हवाला देकर चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 3 के स्रोत और उन्हें आंकड़ों के नहीं पता, बाकी 2 बेहद संदिग्ध और अप्रासंगिक हैं। और ये 11 की सूची जो है वो ताश के पत्तों की तरह है। ये आधार, पानी और बिजली के बिल की जगह लेते हैं। ये ओवरलैपिंग नहीं बल्कि प्रतिस्थापन है। आप आधार को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी आप आधार को इनसे बदल रहे हैं, ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। यानी एसआईआर पर कोई आपत्ति नहीं है कराने को, लेकिन इसकी समय को लेकर जिस तरीके से किया जा रहा है, उसमें जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, इसको लेकर आपत्तियां हैं और इसकी समय को लेकर आपत्तियां हैं। बिल्कुल, इसके समय को लेकर आपत्तियां हैं। आपत्तियां जो है 11 दस्तावेजों को लेकर है, और सबसे बड़ी बात कि आप धीरे धीरे आधार को खत्म कर रहे हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को आप ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है। आधार को आप क्यों यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसमें आधार को आप हटाने की बात कह रहे हैं, आधार को हटा देने की बात कर रहे हैं, ये गलत है। और इसी को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। हमको एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है, आप एसआईआर करवाइए, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी आपने क्यों करवाया। इसमें साल भर कम से कम लगेगा और उस हिसाब से आप समय लेकर चलिए। एसआईआर अभी करवाने का मतलब है कि आपके मन में काला है, यह बात यहां अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं। दूसरी बात यह कि आपने इन 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार को नहीं जोड़ा और आप आधार को किनारे कर रहे हैं, आधार को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बातें यहां पे कही जा रही हैं। यानी अभिषेक सिंघवी लगातार अपनी बात रख रहे हैं और उन दलीलों को पेश कर रहे हैं जिसमें गुलाब बाबू हुसैन की बात आई है, जिसमें बात, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन के ही मामले को उजागर करने की बात इन्होंने कही। बात जो है वो इन्होंने उन्हीं के मैनुअल को पढ़ के, उन्हीं की नियमावली को पढ़ के ये बता दिया कि आखिर यहां आप कुछ और कह रहे हैं, आपका नियम कायदा जो है वो कुछ और कहता है, जो लिखित में है वो इन दोनों में फर्क है क्यों। आप आधार कार्ड को किनारे क्यों कर रहे हैं, इन 11 दस्तावेजों में से आप एपिक कार्ड को किनारे क्यों कर रहे हैं, राशन कार्ड को किनारे क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें यहां आ रही हैं। और यही घुमा फिरा करके, यही अलग अलग ढंग से दलीलों के जरिए, साक्ष्यों के जरिए, तथ्यों के जरिए ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर अभिषेक सिंघवी। ये साफ दिखाई दे रहा है अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, अभिषेक मनु सिंघवी तथ्यों के जरिए और जो चुनाव आयोग के नियम है, चुनाव आयोग ने जो हवाले अब तक दिए हैं, चुनाव आयोग ने जो हलफनामे दिए हैं, उन्हीं के आधार पर चुनाव आयोग की जो षड्यंत्र है उसको अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल बेनकाब कर रहे हैं कि साहब ये तो अपने जो इसके बनाए हुए नियम उसको नहीं मान रहा है।
जो खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है उस हलफनामे को नहीं मान रहा है और यहाँ आकर धूल झोंक रहा है सुप्रीम कोर्ट की आंख में। ये एक तरीके से अब अभिषेक मनु सिंह भी बताना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये चुनाव आयोग जो कर रहा है गड़बड़ियाँ, ये गड़बड़ियाँ स्वीकार्य नहीं है और ये पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। यानी कि राजीव जी एक तरह से कहा जाए कि वो ये आरोप लगाने का शायद कोशिश कर रहे हैं कानूनी भाषा में कि चुनाव आयोग के पीछे कोई और शक्तियां हैं जो पूरी चुनावी प्रक्रिया को, इस एसआईआर की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया जा रहा है इसको यहां दिखाने की कोशिश डॉक्टर सिंघवी के जरिए और अभी भी जो ये पक्ष है यानी विपक्ष का पक्ष, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं का पक्ष, उनकी दलीलें चल रही हैं। चुनाव आयोग की दलीलें भी चलेंगी, लेकिन हो सकता है कि लंच के बाद चले। अभी तो लंच में भी टाइम है, 5 मिनट का टाइम, ऐसे देखा जाए तो 6 मिनट का टाइम है, लेकिन थोड़ा ये बढ़ जाता है 15-20 मिनट तक। तो अगला 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलिए। इसके बाद, क्योंकि इसके बाद फिर आगे जो आज सेकेंड हाफ में लंच के बाद जो बहस शुरू होगी उसमें चुनाव आयोग अपनी बातें रखेगा, खुद को यहां बिल्कुल ही इस ढंग से चुनाव आयोग दिखाने की कोशिश करेगा कि वो बहुत नादान है, उसने जो काम किया वो देश की जनता के लिए किया, बहुत गड़बड़ियां थी उसको ठीक करने की हमने कोशिश की, यही सारी बातें कहेंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बिहार में गुजराती भाई जो हैं वो वोटर कैसे बन गए जी, और वो भी भाजपा के प्रभारी हैं, वो भी भाजपा के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी वोटर कैसे बन गए। एक शहर की मेयर जो हैं उनके पास दो एक नंबर वाले वोटर आईडी कार्ड कहां से आ गए, चुनाव आयोग नहीं बताएगा। मुजफ्फरपुर की मेयर के बारे में वो नहीं बताएगा, और उन्हीं के पास नहीं, उनके रिश्तेदारों के पास भी है 2 एपिक कार्ड। हाँ, उनके रिश्तेदारों के पास भी हैं, भाजपा की नेता हैं, और ऐसे ही और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फर्जी हैं या दोहरे हैं, 2 तरह के हैं, और इन सब की बात चुनाव आयोग नहीं करेगा। चुनाव आयोग ये कहेगा कि ये क्या नाटक कर रहे हैं आप। चुनाव आयोग ये नहीं कहेगा कि मेरे हुजूर मिलावट, मैंने गलती कर दी, हाथ नहीं जोड़ेगा। वहां पे चुनाव आयोग सीधा सीधा अपनी बादशाहत दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। अमलेंदु जी आगे क्या, आगे बहस चल रही है? हाँ राजीव जी, अभी जो है वो आधार और बिजली बिल और पानी बिल इन सबको लेकर अभिषेक मनु अपनी बात कर रहे हैं, और जो चुनाव आयोग का मैनुअल है उसको वो अभी पढ़ के बता रहे हैं कि चुनाव आयोग का मैनुअल जो क्या कहता है कि वो, यानी कि उसके मैनुअल के आधार पर ही जो है वो उसको बता रहे हैं। और उनका कहना ये है राजीव जी कि चुनाव आयोग जो वो 360 डिग्री जो घूम रहा है, और उनका कहना है कि पहली बार नागरिक के रूप में पेश होने और पहले से ही नागरिक होने के बावजूद उससे पूछताछ करने में बहुत फर्क है। यहाँ तो सभी लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि ये आपके खिलाफ है और आप ईआरओ के सामने जाकर साबित कर दें कि आप नागरिक हैं। ये लाल हुसैन बाबू मामला जो है उसके बिल्कुल उलट है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है राजीव जी कि यहाँ एसआईआर जो है इसमें पहले ही बता दिया गया है कि आपको खुद जाकर साबित करना है, और ये लाल हुसैन बाबू मामला जो उसके एकदम खिलाफ है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की खंडपीठ है उसके फैसले के खिलाफ जाकर एसआईआर हो रहा है, और इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी खामोश बैठता है तो इस पर सवाल उठेंगे राजीव जी। यहां सवाल जो है जरा थोड़ा और इसको क्लेरिफाई करना चाहता हूं। सवाल यह है कि अभिषेक सिंघवी जी कह रहे हैं, वकील इधर से याचिकाकर्ताओं की तरफ से, कि पहली बार नागरिक के रूप में पेश होना, मैं पहली बार नागरिक के रूप में, यानी मैं अपनी नागरिकता पेश कर रहा हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे वोटर कार्ड चाहिए। एक तो यह बात होती है कि पहली बार वोटर कार्ड बनवाने जा रहे हैं, उसकी बात, और जो जिसके पास पहले से वोटर कार्ड है, जिसके पास पहले से वोटर कार्ड है, लेकिन अब उसको बता दिया गया है कि आपका वोटर कार्ड, आप जितने भी हैं 5 करोड़ 7 करोड़ लोग, सबके वोटर कार्ड खत्म, बिल्कुल अघोषित रूप से कहा गया है, घोषित नहीं है, अघोषित है। लेकिन अब आपको अपना वोटर कार्ड चाहिए तो आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। नागरिकता कैसे? तो 11 डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपको साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं, वरना आपके वोटर कार्ड नहीं बनेंगे। वोटर कार्ड अगर नहीं बनेंगे इसका मतलब आप भारत की नागरिकता साबित नहीं हुई आपकी, आप भारत का नागरिक नहीं हैं। डिटेंशन सेंटर तैयार किया जाएगा, यही बात। और कौन साबित करेगा? ईआरओ अगर कह दिया कि आप नागरिक नहीं हैं तो नहीं है, ईआरओ कह दिया कि आप नागरिक हैं तो हैं। यहां तो मामला जो है वो ईआरओ का होगा, बिल्कुल राजीव जी, पूरा ईआरओ के इर्द गिर्द। ईआरओ बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर पूरा का पूरा मामला। और ऐसे सवाल ये भी है कि क्या उस ईआरओ के भी कागजात की जांच होगी कि नहीं होगी? सवाल तो ये भी उठे कि भाई आपने जो 3.5 लाख जो थे आपने स्वयंसेवक जो भर्ती किए थे, उनके दस्तावेज कहाँ हैं चुनाव आयोग के? खुद ज्ञानेश कुमार जी का है कि नहीं है, सारे दस्तावेज पूरे हैं कि नहीं है, कि ज्ञानेश कुमार जी भी पाकिस्तान के नागरिक हैं?
उनके पास है ये दस्तावेज कि नहीं जो मांगे जा रहे हैं बिहार के नागरिकों से? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं राजीव जी, विपक्ष पूछ रहा है इन सारे सवालों को, मोदी जी से पूछ रहा है कि मोदी जी के पास ये सारे कागज हैं कि नहीं है, अमित शाह जी के पास है कि नहीं है। भाई ठीक है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री के तरीके से ही आपके पास है, तब भी आप बताइए कि आपके पास नहीं ये सारे कागजात जो मांगे जा रहे हैं देश के बाकी नागरिकों से या बिहार के नागरिकों से जो मांगे जा रहे हैं। सवाल तो ये उठ रहे हैं राजीव जी, विपक्ष पूछ रहा है, हम कौन होते हैं पूछने वाले? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन यहां पर सवाल बहुत बड़ा है, गंभीर सवाल है। सवाल गंभीर यह है कि आखिर नागरिकता साबित करने के लिए उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स थे, जिनके पास एपिक कार्ड ऑलरेडी था, वैसे 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप बिल्कुल सड़क पे ले आए। आपने कहा कि अब यारो तय करेगा कि एनुमरेशन जो फॉर्म आपका जांचेगा वो तय करेगा कि आखिर आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, और आपको ये कार्ड दिया जाए या ना दिया जाए, यानी आप वोटर कार्ड के पाने के हकदार हैं या नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम आए या ना आए, इसके हकदार हैं कि नहीं है आप। जबकि भारत का संविधान जो अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उसने साफ साफ उसमें लिखा है, पहली प्रस्तावना यही है, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। जब ये आगे जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, उसमें हमारे एक नागरिकता के प्रमाण को दर्शाता है, और ये प्रमाण जो है वो कहां है, ये यहां पर समझने की जरूरत है। और इसीलिए आप बार बार पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भारत का नागरिक होने के बाद भी आप मेरे से 11 दस्तावेज मांग रहे हैं। उन दस्तावेजों में वो नहीं है जो हमारे पास सबसे ज्यादा, बिहार के लोगों के पास या पूरे देश के लोगों के पास सबसे ज्यादा कौन सा डॉक्यूमेंट है? सबसे ज्यादा संख्या में अगर भारत की आबादी अगर देखी जाए, जिसके पास एक डॉक्यूमेंट सबके पास मिल जाएगा, वो डॉक्यूमेंट है, वो दस्तावेज है आधार कार्ड। उसके बाद सेकंड नंबर पे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब सेकंड नंबर पे आता है। आधार कार्ड को ही आपने किनारे कर दिया, वोटर कार्ड को ही आपने किनारे कर दिया। यही बात यहां अलग अलग ढंग से रखते हुए अभिषेक सिंह भी यहां दिखाई दे रहे हैं। और वो यहां चाहे वो गुलाब बाबू हुसैन की बात कर रहे हो, चाहे वो झारखंड के निवासी, माफी चाहूंगा, लाल बाबू हुसैन की बात कर रहे हो, या कुछ और जो दलीलें पेश कर रहे हो, उन दलीलों में काफी दम दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सिंघवी जो यहां बात रख रहे हैं, अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, सिंघवी साहब जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई यही चुनाव आयोग जो है, ये जब सितंबर 2024 में आता है तो हलफनामा देकर जो है लाल हुसैन बाबू मामला जो उसमें उसका जिक्र करता है, उसके आधार पर शपथ अपना लेता है। तो भाई जिसकी आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ ले ली की, तो उसको आप आकर के बाहर जाकर कैसे उससे मुकर सकते हैं? तो राजीव जी, ये तो एक तरीके से कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला भी चुनाव पर बनता है कि भाई चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आकर लाल हुसैन बाबू मामला जो है उसकी शपथ ले रहा है और बाहर आकर उसको नकार रहा है, उसके खिलाफ जाकर काम कर रहा है। तो यही अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि यहां सुप्रीम कोर्ट में आकर चुनाव आयोग जो शपथ पत्र दे रहा है, जो हलफनामा दे रहा है, बाहर जाकर वो उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है और उन 11 दस्तावेजों को नागरिकों से मांगा जा रहा है। और यहां तो पहले कह दिया गया है कि सारे नागरिकों को अपनी नागरिकता स्पष्ट करनी है, आपको ERO के पास जाना है, ये साफ तौर पे इसमें स्पष्ट है। तो ये जो मूलभूत सिद्धांत है और जो सुप्रीम कोर्ट की खुद का 3 जजों की खंडपीठ का आदेश है, उसके खिलाफ जाकर चुनाव आयोग कर रहा है, ये महत्वपूर्ण बात अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक सिंघवी यहाँ पे ये बात रख रहे हैं। अभिषेक सिंघवी साफ साफ यहाँ कहते हैं। उसके अलावा अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं कि फॉर्म 6 के तहत आवेदन उस व्यक्ति के लिए है जिसे मतदाता सूची में शामिल होना है, मतलब पहली बार जिसको मतदाता सूची में शामिल होना है, फॉर्म 6 का मामला है। मेरे पास एक बेहतर मामला है, पहली बार शामिल होने के लिए यह केवल डिक्लेरेशन है। उन्होंने इस विवादित आदेश से इससे उलट अब दे दिया है। उस समय क्या है, आदेश जो पहले जो बना हुआ है वो है कि आप सेल्फ डिक्लेयर्ड जो फॉर्म है उसको दे दीजिए, फॉर्म 6 भर दीजिए। लेकिन अब उससे उलट है, अब स्वघोषणा वाली बात नहीं, अब यहां पे आप मांग रहे हैं हमारे ये 11 डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं उसमें से दीजिए। 2003 के बाद से 2025 तक के सभी लोगों को मतदाता सूची में शामिल नहीं माना जाता है, जब तक कि मैं जाकर नकारात्मक रूप से न दिखाऊं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को न दिखाऊं, तब तक मुझे भी नहीं माना जाएगा। यह बहुत गंभीर बात है। 2003 का संशोधन चुनाव के करीब था, लेकिन उस समय जो IR हुआ, लेकिन उसके पास समय था। आज उन्होंने इसे महीनों में पूरा कर लिया है, 1 महीने में, 2 महीने में पूरा कर लिया है। वो शायद कोई एक अच्छा कारण बताएं कि वो इसे कुछ महीनों में ही क्यों करना चाहते हैं। साफ ये योजना शुरू में जुलाई में ही समाप्त होने वाली थी, फिर उन्होंने इसे बदल दिया।
ये बात यहाँ पर अभिषेक सिंघवी कह रहे हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, पूछी जा रही हैं अभिषेक सिंघवी से। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और अपने दर्शकों को बता दें कि कल की सुनवाई के बाद आज जब सुनवाई शुरू हुई तो इसमें बहस की शुरुआत अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से हुई। कल योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छे तर्कों के साथ अपनी बात को ख़त्म किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको विशेष रूप से धन्यवाद भी अदा किया था कि आपने बहुत सही तरीके से विश्लेषण किया। आज उसके आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अपने तर्क दिए हैं वो तर्क साफ तौर पर ये हैं कि चुनाव आयोग 11 डॉक्यूमेंट्स के जरिए इस पूरे मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कोई दूसरी ताकतें हैं। चुनाव आयोग जो हलफनामा आकर सुप्रीम कोर्ट में देता है, बाहर जाकर उस हलफनामे के खिलाफ काम कर रहा है। जो शक्तियां चुनाव आयोग के पास नहीं हैं उनके परे जाकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। संविधान के जरिए जो उसको ताकत मिली हुई है उस ताकत का वो दुरुपयोग कर रहा है।